Hello everyone, welcome back again. I hope you all are doing well and preparing well for your all the examination like GATE, ESC, PSU and all other engineering competitive examination. So today we are going to start a very wonderful topic of the industrial engineering, that is इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आज हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काफ़ी वंडरफुल टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नाम जो है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। जो पढ़े होंगे उनके लिए ये सुना टॉपिक होगा, बट कहीं ना कहीं ये लोग बस अपने सब्जेक्ट में है तो उसको देख के पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बस दैट्स ऑल, बट इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाए होंगे। बट क्यों? क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक है, अगर आपने उसको रियल लाइफ से या उसको उस टॉपिक को समझ के इन डेप्थ जाके उसको अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो उसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी टॉपिक है, अगर उसको लाइफ लॉन्ग बनाना है या ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपके साथ रहे वो टॉपिक विदाउट रिवीजन के, तो आपको चाहिए कि आप उस टॉपिक को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ, जिससे कि आप इजीली उस टॉपिक को कैसा भी क्वेश्चन आए उसको एक तरीके से आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए अगर आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत टफ क्वेश्चन आएगा उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, अपने रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, इस टाइप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, जिससे कि आपके पास ये टॉपिक ज़्यादा टाइम के लिए रहे, आप भूलो ना इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका रियल लाइफ से। रियल लाइफ का एग्जाम्पल आप सभी के पास है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सभी को घरों में क्या है, राशन आता है, किराने का आइटम आता है, वेजिटेबल्स आइटम आते हैं। ठीक है, तो सभी के घरों में आते हैं। कोई 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का राशन लोग के लेके आते हैं, जैसी अपनी कैपेसिटी होती है। वेजिटेबल्स के केस में भी ऐसा ही है, लोग वेजिटेबल हफ्ते 10 दिन का लेके आते हैं, एक साथ फ्रिज में रख लेते हैं। तो लोग बेसिकली करते क्या हैं, अगर डेली जाना आना वो पॉसिबल ही नहीं है कि डेली जो भी सामान है हर दिन के लिए, हर टाइम के लिए आप जाके लेके आओ, अपने पास कोई आइटम ही ना रखो, उसमें आपके लिए बहुत हैक्टिक वाली चीज़ है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करते हो कि अब कुछ दिन का राशन आप एक साथ लाके अपने घर में इकट्ठा कर लेते हो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड इन्वेंट्री। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। आप अपने घरों में भी इन्वेंट्री रखते हो, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेंट्री नहीं रखते हो, आप अपने घर में भी इन्वेंट्री रखते हो। जो आपका किराने वाला आइटम है, जो आपका जो वेजिटेबल्स आइटम है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, इन फ्यूचर यूज करने के लिए आपने पहले ही ला के रख लिया है, तो इन सबको आप क्या करते हो, बोलते हो, इसको बोलते हो आप इन्वेंट्री बोलते हो। लाइक बहुत सारे बिस्किट्स ला के रख लिया आपने, नमकीन ला के रख लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ला के रखते हो फॉर फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि उसको फेंकना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको आपको फेंकना है, आप उसको यूज़ करोगे बट अभी नहीं यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसको यूज़ करोगे बट अभी नहीं यूज़ कर रहे हो। आपका किसी भी आइटम का जो स्टॉक है दैट इज बेसिकली कॉल्ड इन्वेंट्री। तो आप जो भी चीज़ अपने घर में खर्चे के लिए लेके आ रहे हो, इन फ्यूचर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो ये आपका हो गया क्या, रियल लाइफ एग्जांपल, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन वाला एग्जांपल हो गया, जिससे कि आप भूलोगे नहीं कि इन्वेंट्री क्या होता है। अब जितने भी टॉपिक्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको कहीं ना कहीं मैं आपके जो रियल लाइफ की चीज़ें उससे मैं कनेक्ट करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। जितने टॉपिक हैं, जितने इसमें पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज जो लोग अभी इंपॉर्टेंट, ये कोई मैं ध्यान नहीं देता होगा इस पर कि इन्वेंट्री है, कितना लाए कितना लाना है, इस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता होगा, बट ये चीज़ें ज़रूरी मैं आपको एक एग्जांपल लेके अब समझाऊंगा कि क्यों और ज़रूरी हो जाती हैं जब हम लोग बात करते हैं किसी शॉपकीपर्स की। जब हम लोग बात करते हैं किसी शॉपकीपर की, तो हर एक शॉपकीपर ऐसा तो है नहीं कि जितने कस्टमर आते हैं हर एक के लिए जाता है, सामान लेके आता है, उसको देता है, जाता है, सामान लेके आता है, देता है, ऐसा तो है नहीं। कोई कस्टमर आया, उसके पास सामान है, तुरंत दिया, कस्टमर ने पैसा दिया, वो चला गया और उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लेता है वो क्या, उसको बेनिफिट है। तो क्या करता है, जो दुकानदार है अपने पास बहुत सारे वैरायटीज़ के सामान एक साथ जाता है, परचेज करके लाता है, जैसी उसकी कैपेसिटी होती है, हफ्ते 10 दिन का, 15 दिन का, जैसा उसकी कैपेसिटी होता है उसके अकॉर्डिंग वो लेके आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इन्वेंट्री। मीन्स आप कितना स्टॉक लेके आओगे वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप, अब क्या है, दुकानदार कैलकुलेट करता है कितने का सामान लेके जाएं, जिससे कि क्या है, हमारा सारा सामान जो है कस्टमर को कोई वैरायटी में कमी ना आए,
ठीक है, और हमें कम से कम 10-15 दिन का प्रॉब्लम भी ना आए, 10-15 दिन बाद में आऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना आने में ही खर्चा है, दुकान पे कौन रहेगा, वहाँ का भी लॉस है। तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने बजट के हिसाब से अब इन्वेंट्री वो सेलेक्ट करता है कि कितनी इन्वेंट्री लेके जाए। आप तो जाते हो किराने के शॉप पे अपने घर के लिए, तो उसमें ध्यान नहीं देते, जो मन करता है लेके चले जाते हो। बट उस किराने वाले आइटम के लिए जो शॉपकीपर है, कोई भी शॉपकीपर हो गया, किराने वाला या कोई भी शॉपकीपर हो गया, उसके लिए जो इन्वेंट्री वो लेने जाता है तो उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? अगर आप फील कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी इन सब चीज़ों को हम लोग अभी लोकल लेवल पे देख रहे हैं, लो लेवल पे देख रहे हैं। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे देखेंगे उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे हम लोग चीज़ें देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल बिलोंग्स टू इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हम लोग उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अभी यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है, ये हमारे रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको समझ में आ रही होगी, और इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होगी। अब आप एक छोटे शॉपकीपर के लिए जब उसको इतना दुविधा है अपने प्राइस को लेके, अपने जो बजट को लेके, अब आप यही सोच के लोग देखो कि जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ट्रक के ट्रक सामान आ रहे हैं, इनमें जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो भी काइंड ऑफ इन्वेंट्री ही तो है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है उसके पास, प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसको जो बाहर वाले जो हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में हैं या अपने जहाँ पे भी वो सप्लाई करता है, सप्लायर्स उसको लेके जाएंगे, सप्लायर्स को कमी ना हो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी वो उसको इन्वेंट्री रखना है, रॉ मटेरियल का भी इन्वेंट्री रखना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी इन्वेंट्री रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन में, कोई प्रॉब्लम ना आए है उसको फुलफिल करने के लिए वो सब की क्या है, स्टॉक रखेगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन सब का कैलकुलेशन आखिर कैसे होगा, अपने उसके पास बजट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, वहाँ पे एक दो आइटम तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा बजट इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए हमें क्या है, उसको स्टडी करना, एनालिसिस करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको ऑप्टिमाइज कर पाएँ, क्योंकि वो सबकी कॉस्ट ऐड करेगा ना, जो प्रोडक्ट है आपका उसमें सारी कॉस्ट ऐड होगी ना, जितना उसका कैपिटल लग रहा है, उसमें जितना सारी चीज़ें, जितना कॉस्ट एसोसिएटेड है सबका तो उसमें ऐड करेगा ना उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, आपका इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री में जो भी खर्चे आ रहे हैं उसको कम से कम रखा जाए, जिससे कि आपका प्रोडक्शन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, एज वेल एज जो आपका सप्लाई चेन है वो भी, उसमें भी कोई ब्रेकडाउन ना आए, और आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी ऑप्टिमम लेवल पर रहे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज़ इन्वेंट्री। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा द ब्यूटी ऑफ इन्वेंट्री। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द रियल ब्यूटी ऑफ इन्वेंट्री। कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक इमेज बन रहा होगा कि इन्वेंट्री क्या कर सकता है और इसके हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कोई चीज़ है, ऐसे रैंडम चीज़ है। इन्वेंट्री का क्या रोल है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं, अभी हम लोग लेके आ गए क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में है, तो फ्यूचर हमारा ख़राब ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर को हम लोग स्मूथली रन करा पाएँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या है, इन्वेंट्री लाके रख लेते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इसका सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं इन्वेंट्री का, व्हाट इज एक्चुअल में इन्वेंट्री क्या है। ये दो डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक मैंने आपको सारा डिस्कस कर लिया आपके लिए कि इट इज़ द स्टॉक ऑफ एनी आइटम और रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन any organization. It may be defined as stock in hand at given time and it may be held for the purpose of greater use or sale. ये मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड इट इज़ यूजेबल बट आइडल रिसोर्स। मैंने आपको बताया कि यूज नहीं हो रहा है। जैसे आपके घर में, जैसे आप वेजिटेबल्स लेके आए, वेजिटेबल्स है आपके घर में, ठीक है, तो आपके यहाँ जो काम वाली आई, खाना बनाने आई, उसको आपने क्या किया, वेजिटेबल्स निकाला आज के लिए, अभी इस टाइम के लिए आपने उसके वेजिटेबल्स दे दिया, उसने काट के बना दिया उसको। अब क्या है, उसका प्रोसेस हो चुका, जिसको देना था उसको आपने दे दिया, ठीक है, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है। अब आपके फ्रिज में जो है वो इन्वेंट्री है, आपने उसको दे दिया, ठीक है, दूसरे के पास चला गया, वो इन्वेंट्री से बाहर चला गया। अब आपके फ्रिज में जो है वो इन्वेंट्री है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, इट इज यूजेबल बट आइडल रिसोर्स। यूजेबल तो है वो, बट
अभी आइडल सिचुएशन में है, अभी उसका यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? जैसे आपके किसी के शॉप में जो भी सामान है, सामान रखा हुआ है, लेटर सपोज कि उसके पास टीवी का शॉप है, 100 टीवी उसने ला के रखा है अलग अलग वैरायटी के। एक टीवी अगर कोई कस्टमर परचेज करके लेके चला गया तो वो अब उसकी इन्वेंट्री में नहीं है, ठीक है, अब 99 रह गया, एक तो बिक गया उसका। तो वही है, तो यूजेबल है बट आइडल रिसोर्स है। हैविंग एन इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, फ्री की चीज़ तो है नहीं। इकोनॉमिकल वैल्यू इट में इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड गुड्स। मैंने आपको सब बताया कि ये जो है इन्वेंट्री आपका सारा इंक्लूड होगा जो आपके पास है, ठीक है। रॉ मटेरियल जिसको आपको प्रोडक्ट बनाना है, जो ऐसे इन्वेंट्री पे, ऐसे प्रोडक्ट पे जिस पे आपका काम चल रहा है, ठीक है, वही है आपका वर्क इन प्रोसेस जिस पे काम चल रहा है। सेमी फिनिश्ड, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कि सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वर्क इन प्रोसेस एंड सेमी फिनिश्ड में क्या डिफरेंस है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो बताऊंगा मैं आपको क्या होता है एग्जैक्टली, तभी आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक ऑफ एनी आइटम और रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन सिस्टम, इट मे बी यूज्ड फॉर लेटर यूज और सेल, इट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू एंड इट इज़ आइडल रिसोर्स। ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस किया, वही मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। यहाँ पे आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप ईजिली इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे और किसी भी तरह का आपके पास कोई मन में डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं इस टॉपिक को। और जो हमारा पहला है जो टॉपिक है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा एक्चुअल में इन्वेंट्री क्या होता है, अब हम लोग इन्वेंट्री के बारे में देखेंगे कि इन्वेंट्री कितनी टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इन्वेंट्री है बेसिकली 2 टाइप की है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इन्वेंट्री एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंट्री क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री क्या है, दोनों का भी हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो जो आपकी डायरेक्ट इन्वेंट्री है, आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, ओके। तो रॉ मटेरियल क्या है कि जो भी आप मटेरियल लेके आ रहे हो, ठीक है, जो भी आप मटेरियल लेके आ रहे हो, लेटर सपोज अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, लेटर सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग आयरन का आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आयरन के बार्स लेके आओगे, बड़े बड़े बार्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है आपका रॉ मटेरियल हो गया, उसकी भी आप इन्वेंट्री रखोगे, उसका भी स्टॉक रखोगे जिससे कि आपका प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। नेक्स्ट है आपका वर्क इन प्रोसेस, अब उसके आपको बहुत सारे वर्क परफॉर्म करने हैं, उस पर क्या है आपको बहुत सारे वर्क परफॉर्म करने हैं। लेटर सपोज कि आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, आपने उसको पीसेस बना लिया, उस पर आपको बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। 100 प्रोडक्ट को आप एक साथ स्टार्ट कर रहे हो, एक साथ उस पर फिनिशिंग स्टार्ट कर रहे हो, एक साथ उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो अब इस पर क्या है, लेटर सपोज इस पर ड्रिलिंग होगा, बोरिंग होगा, टर्निंग होगा और बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट होगा एक साथ जा रहा होगा, ठीक है, एक आपका जो भी चेन होगा जिसपे 1 बाय 1 जा रहा होगा, तो हर एक प्रोडक्ट पे पहले ड्रिलिंग होगा, फिर वो बोरिंग पे जाएगा, फिर टर्निंग होगा, फिर मिलिंग होगा और बहुत सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं। तो अब पहले प्रोडक्ट आपने 100 आइटम है, इस पर आपने ड्रिलिंग कर लिया, तो ड्रिलिंग करने के बाद नेक्स्ट तो क्या होगा, बोरिंग पे जाएगा। तो क्या इस पर भी प्रोसेस हो रहा है, 1 बाय 1 प्रोसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। मीन्स आपके जो भी प्रोडक्ट बनने हैं, उन सारे प्रोडक्ट पे जो भी ऑपरेशंस होना है, लाइक ड्रिलिंग, टर्निंग, बोरिंग, मिलिंग, जो भी ऑपरेशन होना है, जितने भी आपके ऑपरेशंस होने हैं, ऐसे आप किसी भी प्रोडक्ट को आप इसको वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हो ये, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैकेनिकल आपका ब्रांच है, मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो भी आपका ब्रांच है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ मैं। तो आप इसको किसी से भी रिलेट कर सकते हो, अपने रियल लाइफ से, जो भी आपका लेटर सपोज कि आपके पास कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आप सबसे पहले क्या है, क्लॉथ लेके आओगे, क्लॉथ्स लेके आओगे, आपका रेडीमेड कपड़े अगर बना रहे हो तो उसके आपको टी शर्ट्स वगैरह या शर्ट्स वगैरह सिलना है, तो आपकी पूरी इंडस्ट्री है उसकी, तो क्या है उसको लेके आओगे, उसकी कटिंग होगी, फिर उसकी स्टिचिंग होगी, उसमें बटन्स वगैरह लगेंगे, तो हर एक का क्या है, हर एक का प्रोसेस है। तो क्या है आपका जितने ही प्रोसेस हैं वो क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। आपने सेल तो किया नहीं, वो आपका जो भी रॉ मटेरियल जो आपका कपड़ा था, उस पर जितने भी प्रोसेस से जा रहा है, एक जगह आपका कटिंग होगा, फिर दूसरी जगह लेके आओगे स्टिचिंग होगा, फिर तीसरी जगह लेके आओगे, उसमें जो बटन्स वगैरह लगते हैं वो लगेंगे, ठीक है।
फिर एक जगह लेके आओगे, जो आपकी कॉलर वगैरह लगता है वो लगेगा। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो आपका शर्ट्स वगैरह जो बनते हैं, जहाँ से ही बन के आते हैं, सबका अलग अलग स्टेप्स होता है, अलग अलग लोकेशन में बनता है, ठीक है। या एक जगह कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो अलग अलग आपके प्लेसेस पे उसको बनाए जाते हैं। अब फिर लास्ट में क्या होता है, फिनिशिंग होता है। सेमी फिनिश्ड होता है और एक फिनिश्ड होता है, ठीक है। एक तो आपका सेमी फिनिश्ड होता है। तो सेमी फिनिश्ड में क्या है कि जब आपका वर्क सारा प्रोसेस हो गया, जितने भी प्रोसेस हैं, लेट अस सपोज कि अगर आप जो शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो जितने भी प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस होने के बाद अब उसकी क्या होती है, फिनिशिंग होती है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया, सेमी फिनिश्ड आया। अब क्या होगा, उसकी फिनिशिंग होगी। फिनिशिंग में मीन्स क्या है कि एक एक शर्ट्स को लेंगे लोग, उसमें जितने भी धागे इधर उधर दिखेंगे उसको कट करेंगे, उसमें जितने भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है जो इर्रेगुलर है उसको क्या है, हटाएंगे। जैसे धागे इधर उधर निकले हुए हैं या कुछ बटन्स नहीं हैं, ठीक है, अगर नहीं लग पाए, तो सब चीज़ें वन बाय वन उसको प्रोसेस करके, उसको देख के, सारा कुछ सही करके फिर आपका बनता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसे ही आपका, अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ, अगर इंडस्ट्री में बात करूँ, तो क्या है, आपका ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, जितने भी प्रोसेस हो गए, सारा कुछ होने के बाद क्या है, अभी फिनिशिंग रह गया उसमें। अब एक एक प्रोडक्ट को लेंगे, उसकी देखेंगे फिनिशिंग कैसी है, ठीक है, फिनिशिंग कैसी है, उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। बफिंग वगैरह जो भी है प्रोसेस होता है उसको करके फिनिश करने के बाद फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद आपका क्या रहता है, दैट इज़ बेसिकली वो भी क्या है, आपका ये इन्वेंट्री है। तो ये सारे आपकी इन्वेंट्री है। डायरेक्ट जो इन्वेंट्री है दैट इज़ रॉ मटेरियल, ये मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड इन्वेंट्री, ये सारे के सारे क्या हैं, इन्वेंट्री के टाइप्स हैं। डायरेक्ट फॉर्म में जो इन्वेंट्री है वो है। नेक्स्ट आपका है जो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री है। इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आपको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपका कूलेंट हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, कॉटन्स हो गए, तो इन सबकी भी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी भी इन्वेंट्री आपको रखना होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, जो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है बट उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बिना आपका प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता, क्योंकि आपको मशीन चलाना है तो इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, दैट इज़ पर्पस ऑफ इन्वेंट्री। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इन्वेंट्री का पर्पस क्या है, इन्वेंट्री हम लोग रखते क्यों हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ चीज़ें होंगी, आप अपने माइंड से सोच पा रहे होगे कि घरों में इन्वेंट्री हम लोग क्यों रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी कि घर में हम लोग इन्वेंट्री क्या, डेली का आपका जो भाग दौड़ है उससे आप बच सकते हो, ठीक है। आपके पास इन्वेंट्री है तो आपका लेटर सपोज कि आप सुबह गए, पहले अगर आप इन्वेंट्री नहीं रखते हो, डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, तो आप अपने इस टाइम के लिए खाना बनाने के लिए गए, आप जो भी सामान है लेके आए उस टाइम के लिए, लेटर सपोज कोई मेहमान आ गया, ठीक है, मेहमान आ गया, फिर क्या करोगे आप, फिर आप भाग के जाओगे। तो आपका सडनली कोई भी सिचुएशन चेंज होता है, उसको आप फुलफिल करने के लिए भी आप इन्वेंट्री रखते हो। तो ऐसे आपका ये जो आपकी फैक्ट्री जो होती है, जो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो वहाँ पे अलग टाइप के सिचुएशंस आते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। उन सब सिचुएशंस को फुलफिल करने के लिए, स्मूथ प्रोडक्शन को, स्मूथ आपके सेल को, स्मूथ कस्टमर डिमांड को, वो सब चीज़ों को हम लोग करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री रखते हैं। आप अपने आपकी शॉप है, आप हर एक कस्टमर के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कस्टमर के लिए आप सामान लेने तो जाओगे नहीं, तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओ, कम टाइम में उसको सर्विस दे पाओ, उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। उन सब चीज़ों को करने के लिए आप इन्वेंट्री रखते हो। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं कि क्या क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। इट हेल्प इन स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो हम लोग स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के हम लोग क्या रखते हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है तभी आपका स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होगा। कई बार ये हो गया कि लेट अस सपोज कि आप ट्रक से सामान लेके आ रहे हो, ट्रक से सामान लेके आए और रास्ते में ट्रक खराब हो गया। ट्रक खराब हो गया तो आपको क्या है, अगर आपने इन्वेंट्री नहीं रखा है, 1-2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आपने अगर बैकअप लेके नहीं रखा है, तो आपके क्या है, जो आपका प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। कितना बड़ा लॉस है आप खुद सोच के देखो। इतने सारे वर्कर हैं, इतना आपका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं। अब उतने दिन आपका प्रोडक्शन नहीं होगा तो उनको तो पैसा जाना ही जाना है, मशीन आपकी बंद है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली इट हेल्प इन स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम।
तो जो आपका रॉ मटेरियल है यहाँ पे काम आता है कि जो इन्वेंट्री है, ऑब्वियसली इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री क्या करता है कि स्मूथ और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो है आपका हेल्प टू मीट द वेरिएशन इन डिमांड पैटर्न। मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि सडनली जैसे आपके घर में मेहमान आ गए, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, खाना कैसे बनाओगे। रात में 10 बजे कोई आ गया, अचानक से आपने खाना वाना खा लिया, आपने कोई इन्वेंट्री रखा नहीं, अचानक से 10 बजे कोई मेहमान आ गए, बोले कि भाई हमें तो खाना है, ठीक है, फिर कहाँ से खाना बनाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा इंडस्ट्री में भी होता है कि आपका सडनली आपने इन्वेंट्री नहीं रखा है, आपने फिनिश प्रोडक्ट का आप जितना आपको पता है कि डेली का 100 आइटम बिकता है, तो आप डेली का 100 आइटम लेके आ रहे हो, आपने इन्वेंट्री कोई नहीं रखा, सडनली हो सकता है उस दिन डिमांड बढ़ जाए, 150 आइटम का हो जाए, फिर क्या करोगे। आपकी लेटेस्ट सपोज मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, आपके पास शॉप है, आपने शॉप में 100 आइटम के हिसाब से लेके आए हो, डेली आप 100 आइटम लेके आते हो, सेल हो जाता है, रात में शाम में आप खुश हो कि चलो कोई बात नहीं, जितना लेके आए उतना बिक गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस दिन आपके पास ज़्यादा कस्टमर आ जाए, ठीक है, जो आपके जो ठेले वाले हैं वो भी जो सामान खरीदने जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेके आते हैं डिमांड के हिसाब से कि भाई अगर कस्टमर ज़्यादा आ गए तो कम से कम हम लोग उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे कस्टमर को, ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट भी मिलेगा, तो वो भी ज़्यादा लेके आते हैं। नेक्स्ट डे अगर बच जाता है तो उसको नेक्स्ट डे यूज करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि हेल्प टू मीट द वेरिएशन इन डिमांड पैटर्न। डिमांड पैटर्न के वेरिएशंस को मीट करने के लिए इन्वेंट्री हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द वेरिएशन इन रॉ मटेरियल विद एवरी डिलीवरी टाइम। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई भी वेरिएशन आता है उस केस में आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आप परेशान होने से बच जाओगे, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बल्क परचेजिंग में गिवन क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली ये भी है कि आप एक साथ 10 आइटम लेने जा रहे हो, अब एक साथ अगर 100 आइटम लेने जाओ, 1000 आइटम लेने जाओ, तो ऑब्वियसली आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट में आपको कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, समझ में आ गया, आपकी परचेजिंग पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए भी इन्वेंट्री रखते हैं कि आपकी सभी लोग जानते हैं कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट लेने जाओ और कोई 100 प्रोडक्ट लेने जाए, दोनों के केस में बेनिफिट होगा, ठीक है। 100 प्रोडक्ट वाले को ऑब्वियसली जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम लगेगा, आपका ज़्यादा लगेगा, तो वही होता है। बल्क परचेजिंग में गिव डिस्काउंट, इसके लिए भी हम लोग इन्वेंट्री रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिवन बेटर सर्विस लेवल टू कस्टमर। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि आपके जो कस्टमर हैं उनको आप बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। जो भी आपके कस्टमर है, कस्टमर को पता है कि यहाँ पे चला गया तो कुछ भी हो जाए हमें सामान ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे हर एक लोकेशन पे आपको पता है, हर एक जगह पे एक दुकान ऐसा होता है ज़रूर है कि आप कभी भी चले जाओ, बड़ी दुकान होती है, उसके पास कोई भी सामान है, आपको पता होता है कि हाँ इसके पास जाऊंगा तो कोई भी सामान मांगूंगा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके पास कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी कस्टमर होता है तो पता रहता है कि यार उसके पास जाऊँगा तो कोई भी कुछ भी मांगूंगा मिल जाएगा, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सामान नहीं मिलेगा, तो वहीं पर लोग जाते हैं, ठीक है। कस्टमर बेस अच्छा होता है, उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है। अब किसी के पास गए, आप कोई सामान लेने जा रहे हो, हर दूसरे दिन जा रहे हो, कोई सामान मांग रहे हो तो उसके पास सामान ही नहीं है। जब उसको पता लग रहा है कि हाँ आप कस्टमर मांग रहा है तब वो लेके आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली नहीं जाना चाहोगे, सोचोगे यार क्या जाना है उसके पास, जाऊंगा तभी बोलेगा कि नहीं है, क्या फ़ायदा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा सामान, चलो उसके पास चलते हैं, उसके पास तो मिल ही जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी फुलफिल कर पाते हो अगर आपके पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री नहीं है तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपके कटेंगे, ठीक है। तो यही है कि गिवन बेटर सर्विस लेवल टू द कस्टमर को आप सर्विस ज़्यादा अच्छा दे पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू मीट वेरिएशन इन लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम होता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है, आप देख सकते हो कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, लेटर सपोज कि आपने कोई सामान ऑर्डर करना है, ठीक है, हर एक सामान के लिए तो आप लेने जाते नहीं हो, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, बहुत सारे जो शॉपकीपर ऐसे हैं जो यहाँ से बैठे हुए 1000 किलोमीटर दूर से सामान ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, अगर दूसरी कंट्री से फॉरेन से सामान ऑर्डर कर लेते हैं अपने लिए, शॉप के लिए, तो हर एक चीज़ के लिए तो आप जा नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी सामान है, लेट अस सपोज कि आपके पास है, आप 100 यूनिट आप एक बार में ऑर्डर करते हो और आपको पता है कि जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो आने में 5 दिन लगते हैं। आपको पता है कि आपका डेली का डिमांड, आपको पता है कितना डिमांड डेली का है हमारे पास,
ठीक है। अगर डेली का लेट सपोज कि आपके पास 5 दिन का है, 5 आइटम पर डे का डिमांड है, 100 आइटम आपने लेके रखा है, ठीक है, 5 दिन आने में लगता है, तो जब आपके पास 75 सेल हो जाएगा, 25 बचेगा, दैट मीन्स 5 दिन के लिए बचेगा, तो आप क्या है ऑर्डर प्लेस कर दोगे, जिससे कि क्या है जो लीड टाइम, उसी को लीड टाइम बोलते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके पास सामान आ गया, उसमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड लीड टाइम। ठीक है, तो लीड टाइम डिमांड को वो फुलफिल कर पाता है इन्वेंट्री टू मीट दी वेरिएशन इन लीड टाइम। इट इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इन्वेंट्री आइटम इन हैंड सो दैट इट कैन बी कंज्यूम। तो आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके पास आइटम आ गया, जिससे कि आप उसको कंज्यूम कर पाएँ या सेल कर पाएँ, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली लीड टाइम। तो ये भी है कि टू मीट वेरिएशन इन लीड टाइम। अगर आपके पास स्टॉक है, लेट अस सपोज कि अब आपने यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपने 25 आइटम आपके पास है, 5 दिन का है, तो आपने क्या किया ऑर्डर प्लेस किया। अब वही मैंने बताया कि आपको पता है कि सब कुछ सही जाएगा तो 5 दिन में हमेशा आ जाता है, तो 25 आइटम है तो चलो आ जाएगा 5 दिन में, 25 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई भी उसके अलावा इन्वेंट्री नहीं रखा, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। तो अब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आ गया, बाढ़ आ गया कहीं पे, या कहीं आंधी तूफान आ गया, किसी वजह से आपका रास्ता ब्लॉक हो गया, या आपके जो भी ट्रक है या जो भी है जिससे भी आपका सामान आ रहा है उसमें कोई फॉल्ट आ गया, 1-2 दिन लेट हो गया, फिर क्या करोगे? आपका जो कस्टमर है सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, आप कस्टमर को सामान दे नहीं पाओगे। तो आपका जो इन्वेंट्री है उसका पर्पज़ ये भी है कि टू मीट दी फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग लीड टाइम। फ्लक्चुएशन अगर लीड टाइम में कोई भी वेरिएशन आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओ, दैट इज टू मीट दी वेरिएशन इन लीड टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो है टू प्रोवाइड सर्विस इन शॉर्टर इंटरवल। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि कई बार कस्टमर आते हैं और आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई सब जगह से घूम के चले आते हैं, या कई बार किसी को कोई चीज़ की बहुत ज़रूरी नीड होती है, बहुत अर्जेंट होती है, बोलता है कि भाई मैं इसके लिए कितना भी पे कर सकता हूँ, बट ये सामान मुझे मिलना चाहिए। ऐसा होता है कई बार कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि आप उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो वही है कि आप कम टाइम में, कम इंटरवल में, शॉर्ट टाइम में आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो। ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री है, आप उसको दे पाओगे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोकेशन, हर जो लोकेशन में एक या दो शॉप ऐसी होती है, बड़ी शॉप होती है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ लेने जाएं, ठीक है, जिस भी चीज़ की होगी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की है या किराने की है या जो भी है, जैसी भी शॉप है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लेने जाएंगे तो आपको वैरायटी ज़रूर मिल जाएगी, आपको वहाँ पे सामान ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसीलिए क्या है, जो भी लोग होते हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्या है, जैसे आपको कोई भी कपड़ा लेना है तो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोग जाते हैं बड़ी शॉप पे, जैसी शॉप जैसा उनको स्टैंडर्ड को मीट करता है। ठीक है, जिस रेंज का उनको कपड़ा चाहिए उसी वैसी शॉप पे जाते हैं जिसके पास वैरायटी ज़्यादा हो, जिससे कि उसको जो चाहिए वो वहाँ से परचेज कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसके पास वैरायटी होगा। ठीक है, जिससे कि कस्टमर को जो चाहिए, जैसा उसको क्वालिटी चाहिए, जैसा उसको स्टाइल चाहिए, जैसा उसको डिज़ाइन चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको मिल पाएंगी। तो क्या है, बड़ी शॉप को लोग प्रीफर करते हैं, उसके पास वैरायटी ज़्यादा होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का जितना भी अवेलेबल रिसोर्स होगा सब वो रखा रहेगा। तो यही होता है कि टू प्रोवाइड सर्विस इन शॉर्टर इंटरवल, कि आपको चाहिए सामान, आपको प्रोडक्ट चाहिए और आपको मिल जाएगा, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री लेवल। अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो दिस इज दी बेसिकली पर्पज़ ऑफ इन्वेंट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी मैंने प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया, वो सारा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से होके आता है। तो इंडस्ट्री में भी वही सिचुएशन आएगी कि जब भी मैं शॉपकीपर की बात कर रहा था, आप उसको इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ उसके लिए भी सेम सिचुएशंस आ रहे होंगे। जो सप्लायर्स होंगे, जो आपके जो बल्क में लेके जा रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे ट्रक की ट्रक डिलीवरी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी ऐसा सिचुएशन आता होगा, उसके कस्टमर आता होगा। अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है 100%, तो उसको भी क्या है, आपको इन्वेंट्री रखना ही होगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज कॉस्ट इन इन्वेंट्री। हम लोग देखते हैं
कि इन्वेंट्री में कौन कौन से कॉस्ट एसोसिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दैट इज इन कॉस्ट इन्वेंट्री द वेरी फर्स्ट कॉस्ट दैट इज बेसिकली परचेज और नॉमिनल कॉस्ट। परचेज या नॉमिनल कॉस्ट, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप कोई भी आइटम परचेज करते हो, लेटर हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि आप कोई भी आइटम जो डील फाइनल हो गई, चाहे आप एक आइटम लो चाहे 1000 आइटम लो, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपने एक डील फाइनल कर लिया, आप कितने भी आइटम लो, यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका कॉस्ट में कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, आपने डील फाइनल कर लिया, अब आप डिमांड को वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉस्ट सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परचेजिंग कॉस्ट की या नॉमिनल कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा परचेजिंग कॉस्ट क्या होता है। बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो पर यूनिट प्राइस जो है दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परचेजिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सी को हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दैट इज प्राइस पर यूनिट। सी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज परचेजिंग कॉस्ट, या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूनिट आइटम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सी जो है क्या है, बेसिकली प्राइस ऑफ यूनिट आइटम, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रुपीज में, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपकी जितनी भी डिमांड होगी, जो भी आपके पास डिमांड है, लेट अस सपोज अगर मैं टोटल परचेजिंग कॉस्ट की बात करूं, अगर आपकी परचेजिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड इनटू प्राइस ऑफ यूनिट प्रोडक्ट। ओके, तो नंबर ऑफ जो भी आपका प्रोडक्ट है, जितना आप परचेज कर रहे हो, जितना आपकी डिमांड है, एक तरह से बेसिकली आप बोल सकते हो, इनटू प्राइस ऑफ यूनिट प्रोडक्ट, यही आपका हो जाएगा क्या, परचेजिंग कॉस्ट, टोटल परचेजिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो पर यूनिट की जो परचेजिंग हो जाएगी, जो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा दैट इज हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज बेसिकली प्राइस पर यूनिट। ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगा दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका परचेजिंग या नॉमिनल कॉस्ट। ओके, आपको टोटल परचेजिंग कॉस्ट निकालना है तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये फिक्स होगा आपकी, ये कहीं वेरी नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपका लेटर सपोज आपका जो कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट 20 यूनिट है, अब हर एक प्रोडक्ट का जो रेट है वो 5 यूनिट है, 5 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। आप जो भी परचेजिंग कर रहे हो उसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जो टोटल परचेजिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। कई सारी कॉस्ट एसोसिएट होंगी, तभी मैं यहाँ पे टोटल परचेजिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। परचेजिंग जो कॉस्ट है वो कितना एसोसिएट करेगा, दैट इज 100, 20 इंटू 5 दैट कम्स आउट टू बी 100। नेक्स्ट आपका जो कॉस्ट है यहाँ पे ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट क्या होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी सामान परचेस करने जाते हो, यहाँ पे आपको पता है कि मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास कोई भी शॉप है, आप शॉप के लिए जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मैंने जैसा कि बताया कि आप एक जगह रख के आप 100 या 1000 किलोमीटर दूर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो। तो जो भी आपका कोई शॉप है, आप कहीं से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो कहीं ना कहीं आप उससे कोटेशन के लिए रिक्वायरमेंट करोगे, है कि नहीं। कोटेशन के लिए रिक्वायरमेंट प्लेस करोगे, उसको कोटेशन वो भेजेगा। देन आफ्टर क्या है, उसके लिए आप सैंपल के लिए रिक्वायरमेंट भेजोगे, तो सैंपल भेजेगा, ऑब्वियसली उसका भी कॉस्ट लेगा आपसे, फ्री में तो सैंपल भेजेगा नहीं, तो ऑब्वियसली तो उसकी भी कॉस्ट आएगी। फिर आप वहाँ से आप ऑर्डर आपने दिया, आपने जैसी क्वालिटी है, जैसा आपने कई सारे ऑर्डर अलग अलग वैरायटी के आए, आपने उसके कॉस्ट आपने प्लेस उसको पे किया, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया कि आपको इतनी की रिक्वायरमेंट है। अब वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो क्या है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा उसमें। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डरिंग या सेटअप कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर करने के लिए आपने ऑर्डर स्टार्ट किया करना, और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ गया, तब तक उस बीच में जितनी भी कॉस्ट एसोसिएट हो गई, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ,
उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट एसोसिएट होती है, जैसे आपने अगर कहीं टेंडरिंग का है, टेंडर आपको चाहिए तो टेंडरिंग कॉस्ट उसकी अलग आएगी, ठीक है। आपने सैंपल मंगाया क्वालिटी चेक करने के लिए तो उसकी कॉस्ट अलग से आई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसकी कॉस्ट अलग से आई। तो ये सारा मिला के क्या हुआ आपका, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में आपने कितना ऑर्डर किया, तो अगर आपका एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो और आपका टोटल डिमांड पता है तो मैं आपको इजीली बता सकता हूं कि आपने कितने ऑर्डर प्लेस किए। हर एक ऑर्डर में जितना भी खर्चा आएगा मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, आपका क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो यही है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यही है कि आप, अब ये बात आती है कि सेटअप कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट क्या है कि आप लेट अस सपोज कि आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप खुद बनाने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी सेटअप में जितनी कॉस्ट एसोसिएट होगी, ठीक है, आपके लिए उसकी जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, सेटअप करने के लिए जो भी कॉस्ट एसोसिएट होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेटअप कॉस्ट। इसीलिए हम लोग इसको सेटअप या ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें भी कॉस्ट आएगा, अगर आप खुद बना रहे हो तो उसके सेटअप में भी कॉस्ट आएगा। तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट। तो अगर मैं आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट को यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर। यहाँ से आपका आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, आपने कितना ऑर्डर प्लेस किया इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो लेट अस सपोज कि अगर आपका जो एनुअल डिमांड है, एडी मीन्स एनुअल डिमांड जो है, अगर आपका डी है और आपका एक बार में जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आपका एक बार में जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है अगर वो क्यू है, मैं ध्यान देना ये क्या है, एनुअल जो डिमांड है, जो साल का आपका जो डिमांड है टोटल प्रोडक्ट की, दैट इज डी यूनिट, ठीक है। आप एक बार में जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो अगर वो क्यू है तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी बाई क्यू। टोटल साल का डिमांड डी है, पर टाइम ऑर्डर क्या है, क्यू है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपको यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। जो सी नॉट है ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर। ये क्या है आपका, कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ से आपका क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ये आपका क्या है, डी एनुअल डिमांड है, क्यू आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो एक बार में, तो यहाँ पे डी बाई क्यू करोगे तो एन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपका परचेजिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग या सेटअप कॉस्ट के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे दो प्राइस, तो हमारा दो कॉस्ट जो है एसोसिएट हो रहा था, वो दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट की। तो आपका जो होल्डिंग कॉस्ट होता है, होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ये क्या होता है, आपको समझना चाहिए कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, आपने लेट अस सपोज कि मैं आपका किराने शॉप की बात करूं, मैं जो भी आपका रियल लाइफ एग्जांपल है इसलिए ले रहा हूं कि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। ये सेम जो है मैं आपका जो एग्जांपल ले रहा हूं, ये सेम आप अगर और ब्रॉड लेवल पे जाए तो आप उसी को इंडस्ट्री मान लें, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने लेट अस सपोज कि आपकी किराने की शॉप है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर किया, ठीक है, बिस्किट हो गया, तेल हो गया, आपका काजू किशमिश ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, आपके सॉप्स हो गए, सर बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट है आपने ऑर्डर किया, अपने स्टॉक में लाके रख लिया, आपके पास इन्वेंट्री हो गई, ठीक है। तो आपने उसको परचेज किया, पर यूनिट कॉस्ट आपने वहाँ पे पे किया, ऑर्डर किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आया,
आपका जो भी आपने सैंपल मंगाया था उसका कॉस्ट आया, जो भी उसमें जो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व था वो आपका इन्वॉल्व हुआ, आपके पास इन्वेंट्री जो भी है प्रोडक्ट आ गया, दैट मीन्स आपकी इन्वेंट्री आ गई आपके पास। ओके, अब आप उस इन्वेंट्री को कहीं रखोगे, उस इन्वेंट्री को कहीं रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि आया और सेल हो गया तुरंत, ठीक है। आपने उस इन्वेंट्री को कहीं लोकेशन पे रखा, तो जहाँ पे भी रखोगे उस जगह का रेंट लगेगा, आपको उस जगह का खर्चा देना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपका बहुत बड़े लेवल पे है तो आपको वहाँ पे कोई एक सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा, ठीक है, उसका खर्चा आएगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी है वहाँ पे जो लग रही है उसका खर्चा अलग से आएगा, ठीक है। वहाँ पे जो साफ़ सफाई और भी जो भी काम है वहाँ पे हो रहा है वो भी उसका खर्चा अलग से आएगा। अब एक खर्चा और आता है जो आप ध्यान में नहीं आ रहा होगा आपके, कि अब कई बार डैमेज हो जाते हैं प्रोडक्ट। आपको पता है कि जो आपका किराने की शॉप है वहाँ पे चूहे वगैरह बहुत लगते हैं, तो चूहे ने क्या किया, कोई आपका बिस्किट का पैकेट काट दिया उसने, कोई आपका क्या नाम है जो आजकल तेल जो है प्लास्टिक का थैली में आ रही है उसको काट दिया, पूरा तेल बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या है, वो भी तो कॉस्ट जा रहा है ना, वो भी कॉस्ट लग रहा है उसका, वो नुकसान हो गया उसका, उसकी भरपाई कौन करेगा, वो खुद करेगा। तो ये सारा का सारा आपका कहाँ से आएगा, ये सारा का सारा बेसिकली क्या है आपका होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सब कुछ क्या आएगा, होल्डिंग कॉस्ट आएगा। तो अब जो आएगा होल्डिंग कॉस्ट बेसिकली, अगर मैं बोलूँ यहाँ से, अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा कि होल्डिंग कॉस्ट को हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं। पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CS से, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली जो होल्डिंग कॉस्ट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CS से, दैट इज पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट, पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। ये क्या है आपका CH है, जो आपका कॉस्ट पर आइटम, अगर मैं ईयरली बात कर रहा हूं तो पर ईयर। तो ये आपका CH क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH, तो मैं यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री क्यों ले रहा हूँ, एवरेज इन्वेंट्री क्यों ले रहा हूँ, जैसा कि आपको लेटर सपोज कि आपने 5 प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपके पास 5 प्रोडक्ट आ गया, आप उस डेली आपके एक सिंगल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपका उस दिन आपने क्या किया, उस सिंगल प्रोडक्ट को आपने अपने शॉप पे रख लिया, जो रिमेनिंग जो 4 प्रोडक्ट है उसको आपने क्या किया, इन्वेंट्री में भेज दिया। अब उस इन्वेंट्री का खर्चा आएगा, लेटर सपोज कि आप जहाँ पे इन्वेंट्री रख रहे हो उसका पर डे का, पर प्रोडक्ट एक दिन का आपको कितना खर्चा आ रहा है, 1 रुपीज़ खर्चा आ रहा है। तो आपका जो टोटल जो खर्चा आ जाएगा उन 4 प्रोडक्ट का रखने का, पहले दिन 4 प्रोडक्ट आपने रखा 4 रुपीज़, अगले दिन एक कम हो जाएगा, वहाँ से 3 हो जाएगा, तो 4 + 3 7, अगले दिन फिर 2 हो जाएगा, 7 + 2 9, फिर नेक्स्ट डे 1 हो जाएगा, 9 + 1 10, तो 10 रुपीज़ आपके खर्चे आ गए, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं एवरेज की बात करूं अगर, तो जो 10 जो आपका 10 है डिवाइडेड बाई आपने जो भेजा इन्वेंट्री में नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 4, तो एवरेज कितना आ गया पर डे का। अगर मैं बात करूं तो पर डे का जो एवरेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2.5, है कि नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि डेली आपको क्या है 2.5 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि डेली आपको 2.5 प्रोडक्ट का जो होल्डिंग कॉस्ट है वो आपको देना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या है एवरेज ले लेते हैं। दैट मीन्स क्या है कि एवरेज इन्वेंट्री, अगर आपकी टोटल इन्वेंट्री Q है, दिस बिकम्स इक्वल्स टू Q/2। ये हो गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। ओके, समझ में आ रहा है। अभी मैं इसको जब हम लोग अभी आगे देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी करूँगा कि एवरेज इन्वेंट्री ये Q/2 कैसे होता है, वहाँ पे आपको मैथमेटिकली भी मैं प्रूफ कराऊंगा। अभी के लिए समझने के लिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एवरेज क्यों लेते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर ईयर। अगर मैं ईयर की बात करूं, अगर ईयर की बात नहीं है तो आप यहां से इसको भी इरेज कर सकते हो, तो यहां से हो जाएगा आपका होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम। तो जो आपका ये आ जाएगा होल्डिंग कॉस्ट जो आ जाएगा
दिस बिकम्स इक्वल्स टू Q/2 इंटू CH, Q/2 इंटू CH। जो आपका CH जनरली होता है ये I टाइम्स आपका C होता है, I टाइम्स आपका ये आप मान के चलो कि 4 to 5% होता है। C आपका है क्या है, प्राइस ऑफ यूनिट प्रोडक्ट। ये क्या है, C आपका प्राइस ऑफ यूनिट प्रोडक्ट, या 4 to 5% या कई बार होता है 9 to 10%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया होता है। ओके, तो ये आप यहाँ से CH आ जाएगा, CH आ जाएगा, फिर आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट विल बी द होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट कॉस्ट दैट इज शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट क्या होता है? शॉर्टेज कॉस्ट वो होता है कि शॉर्टेज कॉस्ट हम लोग वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका कोई भी आइटम आपके पास नहीं है और आपके पास कस्टमर आया और आप उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसकी जो भी डिमांड है आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो उससे जो भी कॉस्ट एसोसिएट होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड शॉर्टेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पर्टिकुलर आइटम नहीं है, वो आपके पास पर्टिकुलर आइटम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास पर्टिकुलर आइटम नहीं है तो कहीं ना कहीं जो भी उससे कॉस्ट एसोसिएट होगा, आपने उस कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाए तो उससे जो भी आपका कॉस्ट एसोसिएट होगा दैट इज बेसिकली कॉस्ट कॉल्ड व्हाट, शॉर्टेज कॉस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सेम वही है जैसे आपका होल्डिंग कॉस्ट था वैसे ही आपका है शॉर्टेज कॉस्ट है। कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि शॉर्टेज कॉस्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगा, तो शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या था, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट मीन्स जो आपका होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आइटम मीन्स पर आइटम पर ईयर। वैसे ही अगर मैं शॉर्टेज कॉस्ट की बात करूं तो शॉर्टेज कॉस्ट क्या हो जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट इनटू एवरेज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट इनटू जो आपका शॉर्टेज कॉस्ट है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि SB, जिसको हम लोग SB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्टेज कॉस्ट, या इसको मैं अभी वैसे लिख देता हूँ, शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर अगर ईयर की बात हो रही है पर ईयर, ये हो जाएगा आपका शॉर्टेज कॉस्ट। ये हो जाएगा आपको क्या, शॉर्टेज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको उसमें रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ यूनिट आपके शॉर्ट हुए, आपका जो भी नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट होगा दैट इज, आप अगर इसको नंबर ऑफ यूनिट जो शॉर्ट हो रहा है उसको आप S से दिखाते हो तो क्या हो जाएगा, एवरेज यूनिट शॉर्ट दैट इज S/2 इंटू CB। ठीक है, CB क्या है आपका, शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये हो जाएगा आपका शॉर्टेज कॉस्ट की वजह से जो भी कॉस्ट एसोसिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्टेज कॉस्ट। तो यहाँ से आई होप आपको जितनी भी कॉस्ट है वो सारा आपको समझ में आ रहा होगा। भाई आप एक बार दोबारा से देख लो कि क्या है। फर्स्ट वन वाज परचेजिंग और नॉमिनल कॉस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन वाज ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, इसके बारे में भी आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो नेक्स्ट था आपके पास होल्डिंग कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट वन वाज शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट को भी हम लोगों ने सही से देख लिया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं दैट इज इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे जिसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। तो सबसे जो पहला जो इन्वेंट्री आता है दैट इज ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री और मूवमेंट इन्वेंट्री। आई होप आपको जो यहाँ पे जो नाम लिखा है, जो ये हेडिंग है, इसी से ही आपको समझ में आ रहा होगा किस इन्वेंट्री की ये बात कर रहा है। ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री है कि ऐसी इन्वेंट्री जो अभी आपके पास नहीं आई है। आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है बट अभी आपके पास नहीं आई है। लेट अस सपोज जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, ऑर्डर आपने प्लेस किया और कहीं 1000 या 2000 किलोमीटर या किसी फॉरेन कंट्री से आ रही है वो, तभी वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में है, मीन्स अभी ट्रांजिट में है। ठीक है, आपके पास नहीं पहुंची है। वहाँ से जो सेलर है
वो वहाँ से सेंड कर दिया है, या जो कंपनी है वहाँ से उसने सेंड कर दिया है, अब आपके पास नहीं पहुँचा है, तो ना तो उसके पास है प्रोडक्ट, ना तो आपके पास पहुँचा है। आपने उसका पेमेंट कर दिया, उसने प्रोडक्ट भेज दिया, तो आपने तो उस प्रोडक्ट का पेमेंट कर दिया ना, तो प्रोडक्ट का पेमेंट कर दिया तब तो प्रोडक्ट आपका हो गया, बट आपके पास पहुँचा नहीं है, अभी रास्ते में है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट इन्वेंट्री। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। क्या होता है इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, कि वो प्रोडक्ट जो कि क्या है आपका अभी ट्रांजिट में हो, ठीक है, जो अभी ट्रांसपोर्टेशन जिसका अभी चल रहा हो, अभी वो क्या है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया है और अभी आपका प्रोडक्ट रास्ते में अभी आ रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डीज इन्वेंट्री आइटम विच आर ट्रांसपोर्टेशन कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस एंड दैट इन्वेंट्री आइटम इज कॉल्ड ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री। इससे क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन अभी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट में है अभी, ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो है क्या है ट्रांसपोर्ट में है, तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट में है तो आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, सर्विस कैन नॉट प्रोवाइड। आप उस पर्टिकुलर जो आपका जो इन्वेंट्री है उससे आप किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई भी सर्विस आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बफर और सेफ्टी स्टॉक। बफर या सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी लीड टाइम का मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि जब भी कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, किसी भी वजह से जो भी फ्लक्चुएशन आए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था कि जब भी आपका लीड टाइम आएगा, लीड टाइम मीन्स आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड है जिसमें आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपके पास ऑर्डर आ जाता है, उसको आप लीड टाइम बोलते हो। तो उस लीड टाइम के दौरान जब भी आपका कोई भी फ्लक्चुएशन आए या उस लीड टाइम के दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, या चाहे फ्लक्चुएशन इन डिमांड हो जाए, लेट अस सपोज आपने सोच के रखा है कि डेली का 5 यूनिट्स सेल होता है, आपका यही डिमांड है और आपके पास 5 डेज हैं, 25 यूनिट आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, और सडनली क्या हो गया किसी भी वजह से डेली का 10 यूनिट सोल्ड होने लगा। ठीक है, जैसा कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अभी सभी ने फेस किया है, लाइव एग्जांपल है कोरोना का। कोरोना के टाइम पे अचानक से जब लॉकडाउन लगा था तो क्या सिचुएशन थी आप देख सकते हैं। जो किराने की शॉप थी, सबसे ज़्यादा तो लोग किराने की शॉप से ही अपने डेली के जो खाने पीने वाली चीज़ें खरीदने गए थे। ठीक है, उस टाइम पे सडनली डिमांड कितना टाइम से इंक्रीज हुआ था, लोगों का पूरा जो किराना शॉप है वो खाली हो गया था। ठीक है, अगर आप याद करो, इमेजिन करके देखो कि जब पहली बारी लॉकडाउन जब मोदी जी ने अनाउंस किया था तो उस टाइम पे किराने वाले शॉप को क्या सिचुएशन फेस करना पड़ा था, कितनी लंबी लंबी लाइन लगती थी। ठीक है, या बीच में एक बार फिर आया था कि कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है, बीच में थोड़ी ढील मिली थी लोगों को, अचानक से जब फिर केसेस बढ़ने लगे, दोबारा से मोदी जी अनाउंस करने वाले थे कुछ, उस दिन भी अगर आप ध्यान करो तो किराने वाली शॉप को कितना ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी थी, और उसके पास जो रेट वो बोलता था उस रेट पे लोग ले जाने के लिए तैयार थे। जो चीज़ें वो एक ले आने वाले थे उस दिन वो लोग 10-10, 20-20 टाइम से वो लोग परचेज कर रहे थे। 1 किलो चीनी की जगह 10 किलो चीनी लेके जा रहे हैं। ठीक है, 1 किलो चावल की जगह 10 किलो चावल लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम सडनली कैसा सिचुएशन आया था, वो कोई भी बंदा होगा अगर जिसने बफर स्टॉक ठीक ठाक रखा होगा तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, आप सोच के देखो। तो उस टाइम पे समझ आता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक रखने का बेनिफिट होता है कि सडनली ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगा, अब जिसके पास स्टॉक था रातों रात अमीर बन गया। ठीक है, 1 रुपये का प्रोडक्ट 10 रुपये में बेच के रातों रात अमीर बन गया। लॉकडाउन के टाइम में चीज़ें क्या थी, जिसकी सब कुछ बंद हो गया था, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, हर जगह सब चीज़ें, कोई भी कहीं भी कुछ नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब जिसके पास जो भी प्रोडक्ट था लोग मजबूर थे खरीदने के लिए। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिक रही थी। आपको पता है, याद होगा कि जब मास्क का पहली बारी आया था तो ये जो अभी जो मास्क आप खरीद रहे हो जो लोग फ्री में बांटते हैं, है कि नहीं, रेलवे स्टेशन पे अलग अलग शॉप पे लोग आजकल फ्री में मास्क जो बांट रहे हैं। ठीक है, जो पतली वाले जो मास्क हैं, उस टाइम पे वही मास्क जो है क्या है, लोग 50-50 रुपये 100-100 रुपये में मास्क खरीद रहे थे। ठीक है, याद होगा जब पहली बारी लॉकडाउन लगा था तो मास्क नहीं थे किसी के पास।
तो वो चीज़ें होती हैं कि आप बफर स्टॉक का मतलब यही है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जिससे कि आपके पास जो भी डिमांड है, डिमांड में सडन फ्लक्चुएशन आ जाए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो भी आपने इन्वेंट्री रखा है दैट इज कॉल्ड बेसिकली बफर स्टॉक। लीड टाइम वाला नहीं कि आपने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 5 दिन का आपने इन्वेंट्री रखा है, 25 यूनिट रखा है, 5 दिन बाद आपके पास इन्वेंट्री आने वाले उसको नहीं बोलते हैं बफर स्टॉक। उसके अलावा जो आपने स्टॉक रखा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड बफर स्टॉक। ओके, लीड टाइम भी आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज द लीड टाइम। तो यहाँ पे बफर स्टॉक समझ में आ गया आपको, ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, वो भी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है बेसिकली बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। ओके, समझ में आ गया। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आइटम इज दैट केप्ट फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड लीड टाइम। These are not used under normal working condition and used only to prevent stock out during adverse situation। ऐसा ही मैंने कुछ बताया था आपको कि स्टॉक आउट जब आपका जो स्टॉक है ख़त्म होने लगा ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन। इससे ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन क्या हो सकती है? कोरोना से ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन। कितनी सारी चीज़ें लोग इसमें समझ गए। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है, किराने वाले सामान किराने वाला जो शॉपकीपर उससे जाकर पूछिए आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट, वो बताएगा। उसके घर मतलब उसके शॉप पे एक एक चीज़ ऐसे उड़ रही थी। ठीक है, मुझे याद है कि कई बार तो किराने वाला शॉप जिसके पास वो चीज़ें कभी नहीं बिक रही थी, ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो जिसका जो एक्सपायरी डेट है वो भी ख़त्म हो गया था, लोग जल्दी जल्दी में उसको भी खरीद के लेके चले गए। ठीक है, तो जितने भी उसके स्टॉक थे सबको उसने साफ़ कर दिया। ठीक है, ये था एडवर्स सिचुएशन का बेनिफिट किराना शॉप के लिए। तो वही है चीज़ें। तो आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीजनल इन्वेंट्री। सीजनल इन्वेंट्री में क्या है कि सीजन के हिसाब से भी लोग इन्वेंट्री रखते हैं कि सीजन में आपका सडन जो डिमांड है, डिमांड क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उसके हिसाब से सीजनल इन्वेंट्री भी रखते हैं कि आपका, या आपने कई बार देखा होगा कि डिमांड आता है, लेट अस सपोज कि आपने कई जो प्रोडक्ट होते हैं सीजनल होते हैं, ऑफ सीजन में लोग उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मैंगोज़ हो गया, एप्पल हो गया, तो सीजन के टाइम में तो ईजिली अवेलेबल है, बट ऑफ सीजन में क्या है, अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको मीट करने के लिए लोग क्या है, उसको लेके आते हैं, जिसको परचेज करना होता है लोग परचेज करते हैं, और उसका जो भी कॉस्ट होता है उसको लोग देते भी हैं। ठीक है, कई बारी चीज़ें आती हैं जैसे कि सडनली कोरोना का ही टाइम ले लो आप, कोरोना के टाइम में बहुत सारे जो फ्रूट्स थे, डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जो सीजनल फ्रूट्स नहीं थे, उसकी जो रेट थी कितना ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एक बार आपको ध्यान होगा कि जो डॉक्टर ने बोला था कि नारियल पानी पीना है, उस टाइम नारियल पानी का रेट कितना बढ़ गया था। ठीक है, जिसके पास था वो स्टॉक दे रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली सीजनल इन्वेंट्री को हम लोग इसलिए मेंटेन करके रखते हैं। सीजनल इन्वेंट्री की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सीजनल इन्वेंट्री इसलिए हम लोग मेंटेन करते हैं कि सीजन में जो भी आपका सीजन आएगा, जैसे आपका सर्दी आ गया, गर्मी आ गया, या सीजन हम लोग उसको भी बोलते हैं कि लाइक आपका दशहरा दिवाली वाला जो सीजन है, ठीक है, उसको भी हम लोग सीजन बोलेंगे ना। उस टाइम पे जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो लोग स्टॉक ला के रख लेते हैं, तो उस सीजन में जो भी फ्लक्चुएशन आएगा डिमांड में उसको मेंटेन कर पाता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड सीजनल इन्वेंट्री। तो इसको अगर हम लोग देखें, इसका जो थ्योरी पार्ट है इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर बिल्डअप टू मीट फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ड्यू टू सीजनल वेरिएशन। जो आपका सीजन में जो भी वेरिएशन आएगा उसको मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर यहाँ पे एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। एंटिसिपेशन इन्वेंट्री क्या होता है कि सडनली कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्राइस हाइक होने वाला होता है, पेट्रोल या डीजल का प्राइस हाइक होने वाला होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बोलती है कि नेक्स्ट डे से आपका जो प्राइस है पेट्रोल या डीजल का वो 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, उनके पास जो भी है गाड़ियाँ हैं उसको लेके पहुँच जाते हैं पेट्रोल टंकी पे कि 12 बजने से पहले, रात के 12 बजने से पहले
पेट्रोल या डीजल लेके चले आओ, 10 लीटर 20 लीटर जितना हो पाए उतना अपने टंकी को फुल करा लो, क्योंकि नेक्स्ट डे से क्या है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसा लोग करते हैं, सबको पता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, सडनली आपका जो डिमांड है बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब डिमांड बढ़ने के पास अगर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। तो ये सब सिचुएशन आती हैं। तो एंटिसिपेशन इन्वेंट्री उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका सडनली कोई भी प्रॉब्लम आ गया। अगर इसको हम लोग थ्योरी देखें तो इसको आपको समझ में आएगा कि बिल्डअप ड्यू टू एंटिसिपेटेड डिमांड इन फ्यूचर लाइक बिग सेलिंग फॉरकास्ट। सडनली आपको पता लगा कि अभी जो उसका सेलिंग है सडनली इंक्रीज होने वाला है किसी वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, स्ट्राइक और प्लांट शटडाउन, प्राइस हाइक एटसेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटिसिपेशन जो भी है इस टाइप की सिचुएशंस हैं, इन सब सिचुएशन में सडनली आपका क्या होगा, जो भी है डिमांड है इंक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से अगर आपके पास वो इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली उस डिमांड को आप फिल कर पाओगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज डिकपलिंग इन्वेंट्री। डिकपलिंग भी ऑलमोस्ट आपने देख रखा है, वही है, सेम है कि जो सडनली आपका कोई ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, सडनली आपका कोई ब्रेकडाउन होने की वजह से आपका जो भी, अगर आपके पास लेटर सपोज कि अगर कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सपोज कोई ब्रेकडाउन आ गया, तो ब्रेकडाउन होने की वजह से आप क्या है, प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक गया, फिर आप क्या है उस प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो, फिनिश्ड इन्वेंट्री नहीं है तो आप प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए भी इन्वेंट्री रखते हैं कि कोई भी सडन ब्रेकडाउन आ गया, कोई भी फॉल्ट आ गया, तो जब तक वो सही हो, आपके पास इन्वेंट्री हो, उसको आप वहाँ से डिमांड को फुलफिल करते रहो। जैसे ब्रेकडाउन सही होगा आप दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिकपलिंग इन्वेंट्री। में सडन ब्रेकडाउन की वजह से जो भी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकपलिंग इन्वेंट्री। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज लॉट साइज इन्वेंट्री। लॉट साइज इन्वेंट्री क्या होता है कि लॉट साइज इन्वेंट्री भी हम लोग लेते हैं, दैट इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ आपका पर यूनिट प्राइस डिक्रीज करने के लिए। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप लॉट साइज में अगर आप परचेजिंग करते हैं, बल्क परचेजिंग डिस्काउंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इसलिए भी इन्वेंट्री लेते हैं सो दैट हम लोग बल्क परचेजिंग का जो डिस्काउंट है उसको हम लोग अवेल कर पाएँ। तो ये सारी इन्वेंट्री थी आपके पास। ये कितने टाइप की इन्वेंट्री होती हैं, ये आई होप एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया और इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और एक एक चीज़ को हम लोगों ने देखा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, बट उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट इतना जनरल टर्म है जो इजीली कोई भी समझ जाएगा और इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूरा हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल। सो द नेक्स्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल। इसमें जो हमारा पहला है दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम। तो जो डिपेंडेंट हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट डिमांड। डिपेंडेंट मीन्स क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपका पेन जो है उसका डिमांड सडनली इंक्रीज होने वाला है, तो उसके साथ पेन अकेले तो होगा नहीं, उसके साथ इंक होगा ही होगा। ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है। तो पेन का डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, आपका इंक का भी डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, मोबाइल है, अब कोई बोला कि इसका मोबाइल का जो डिमांड है सडनली इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली जो चार्जर बना रहा है उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है कि भाई मोबाइल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली चार्जर का भी डिमांड इंक्रीज होगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर ऑटोमोबाइल का, तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री अगर बूम पे आने वाली है, पता है कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम पे जा रही है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, लेट अस सपोज कि कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आपका टाटा के अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स जो भी 4 व्हीलर बना रही है, अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं
तो फोर व्हीलर का अगर डिमांड इंक्रीज होने वाला है तो ऑब्वियसली फोर व्हीलर में लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसमें जो टायर्स लग रहे हैं, टायर बनाने वाली कंपनी ऑटोमेटिकली उसका भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली डिपेंडेंट है। मीन्स एक प्रोडक्ट का अगर डिमांड आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे का तो आना ही आना है, क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, लेट अस सपोज कि अगर आपका जो फोर व्हीलर है पर आप उसने प्रेडिक्ट किया कि महीने का उसने 1000 जो फोर व्हीलर है वो सेल करने वाला है, तो जो आपका अगर एक फोर व्हीलर में 4 व्हील्स हो गए, टायर्स और एक जो स्टेपनी है 5 लग रहे हैं, तो 1000 अगर सेल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका 5000 टायर्स की डिमांड होगी ही होगी। ठीक है, तो एक के साथ दूसरा डिपेंडेंट है। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम क्या है कि इंडिपेंडेंट में क्या है कि आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे शुगर हो गया, ठीक है, शुगर के साथ कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, ऑयल्स हो गए, ये इंडिपेंडेंट है, इनके साथ कोई भी नहीं है कि अगर शुगर की डिमांड इंक्रीज हुई तो ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लॉथ्स हो गया, उसकी डिमांड आई तो उसी की डिमांड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट में मैंने आपको बताया, तो हमारा जो पहला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल, दैट इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोनों चीज़ें डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, विद एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझ लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम क्या होता है? अगर मैं रिव्यू सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप के रिव्यू सिस्टम होते हैं। अगर मैं रिव्यू सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप के रिव्यू सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज क्यू सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पी सिस्टम। फर्स्ट वन इज क्यू सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्यू सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो क्यू सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका नाम है दैट इज क्यू सिस्टम, और हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा, जैसे आपके पास कोई शॉप है, ठीक है, लेट अस सपोज कि आप कोई शॉप चलाते हो, आपको लेट अस सपोज कि आपको 1000 यूनिट आप एक बार में ऑर्डर करते हो। ठीक है, आप 1000 यूनिट ऑर्डर करते हो, जब वो ख़त्म होने वाला होता है, ठीक है, जब आपका लीड टाइम आता है, फिर आप दोबारा से उसको ऑर्डर करते हो। लेट अस सपोज कि आपने 1000 यूनिट है तो आप 900 यूनिट और 100 यूनिट अलग रखा आपने। 10 डेज का आपका लीड टाइम है, ठीक है, 10 डेज का आपका लीड टाइम है। मीन्स पर डे का जो डिमांड है आपका वो क्या है, 10 है, 10 यूनिट पर डे। ठीक है, 10 यूनिट पर डे का आपका डिमांड है। अब जैसे ही 900 यूनिट सेल होगा, आपको पता है कि 10 डेज का लीड टाइम है, 10 डेज लगेंगे उसको आने में। आपके पास 100 यूनिट है, आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जैसे ही ख़त्म होगा आपका पूरा ऑर्डर आ जाएगा। अब दोबारा से आपको क्या है, 1000 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्डर तब प्लेस कर रहे हो, क्या है, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। दैट मीन्स क्या है कि आपका ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है आपका फिक्स है। आपको ऑर्डर करना है 1000 यूनिट, वो फिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वो ऑर्डर कब करोगे, जब आपको पता है कि जब आपका 900 जब वाला ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ये आपका रूल है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू सिस्टम या फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। मीन्स आपका ऑर्डर फिक्स है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम। रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम दैट मीन्स ये क्या है, आपका 900 यूनिट जैसे ही ये 0 आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट। और ये क्या है आपका डी जो है, ये डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है। ये जो आपका ये आपका 10 डेज जो है, ये क्या है, बेसिकली लीड टाइम है। ये जो 10 डेज है वो क्या है, आपका लीड टाइम है। और ये 100 क्या है, दैट इज बेसिकली डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ओके, समझ में आ गया। तो लीड टाइम में आपका डिमांड क्या हो जाएगा, खत्म है। बफर स्टॉक नहीं है, वो क्या है, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम जितना है उसमें आपका इतना डिमांड होना है,
वो लीड टाइम के दौरान ही आप जैसे ही खत्म होगा लीड टाइम, आपका वो स्टॉक ये भी खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि लीड टाइम जैसे ही खत्म होगा आपका जो नेक्स्ट जो आपका है कंसाइनमेंट है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है, दोबारा से आपके पास स्टॉक हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 900 एंड 100, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी ऑर्डर आ रहा है, जो भी आपके पास क्वांटिटी आ रही है वो फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जैसे ही आ रहा है आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो। फर्स्ट वन इज फॉर लीड टाइम, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एंड जो रिमेनिंग वाला है उसमें आपका जो नॉर्मल जो इन्वेंट्री है उसके लिए आप रख रहे हो। तो इसी को आप अगर ऐसा देखो तो ये बेसिकली क्या है, 2 बिन सिस्टम है। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज 2 बिन सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली 2 बिन सिस्टम। तो क्यू सिस्टम में क्या है, आपका फिक्स्ड मीन्स क्वांटिटी आपको फिक्स ऑर्डर करना है। क्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये सबका मतलब सेम है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पी सिस्टम का, तो पी सिस्टम क्या है कि ये बेसिकली क्या है, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम है। पीरियोडिकली रिव्यू सिस्टम है मीन्स आपका पीरियड सेम है, मीन्स 10 डेज बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। लेट अस सपोज जैसे कि आपका कोई भी शॉप है, कोई भी शॉप मान सकते हो। लेट अस सपोज कि आपके पास आप मान के चलो कोई सैनिटरी का शॉप है, ठीक है, या क्लॉथ्स की शॉप है, आपके पास रेडीमेड क्लॉथ्स की शॉप है। आपको पता है कि जो रेडीमेड क्लॉथ्स की शॉप पे जो भी वहाँ पे जो होलसेलर आते होंगे आपको सप्लाई करने, वो क्या है कि आपको अलग अलग वैरायटी लेके आएंगे, ठीक है। मेंस का जीन्स हो गया, टी शर्ट्स हो गए, ठीक है, अलग अलग लेके आएंगे। तो ऑब्वियसली उनका आने का टाइम फिक्स है, उनका फिक्स है कि भाई वीक का ये डेज जो होगा उस दिन ये वाला पर्टिकुलर वाला आएगा, जीन्स वाला आएगा, इस दिन टी शर्ट वाला आएगा, इस दिन दूसरा कोई आएगा। तो आप जैसे ही आएगा उस दिन आपका फिक्स है, उसी दिन आपको रिव्यू करना है। उस दिन आप रिव्यू करोगे क्या है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर करोगे, आप अपने स्टॉक में रखोगे, इन्वेंट्री में रखोगे, ठीक है। फिर आपका जो आएगा पीरियड वो 1 वीक के बाद ही आएगा उसका रिव्यू करने का। तो यहाँ पे फिक्स ऑर्डर सिस्टम में जो आपका फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम था ये अलग था कि आपको क्वांटिटी फिक्स ऑर्डर करना है। जैसे ही वो ख़त्म हो, लीड टाइम वाला टाइम आए, आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दो। उसमें टाइम फिक्स नहीं है कितने टाइम बाद ऑर्डर करना है, बस इसमें क्या है आप पीरियोडिकली उसको रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है आपका फिक्स पीरियड, पी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पीरियड सिस्टम, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। ये दोनों मैंने आपको बताया, तो फिक्स पीरियड सिस्टम या पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम मीन्स आपको क्या है टाइम फिक्स है, ठीक है। कितने टाइम बाद आपको जो इन्वेंट्री है उसको रिव्यू करना है, ऑर्डर करना है, वो फिक्स है। कितना ऑर्डर करना वो फिक्स नहीं है, बट आपका क्या है इतने टाइम बाद आपको ऑर्डर करना है वो फिक्स है कि 10 दिन बाद आपको ऑर्डर करना ही करना है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली पी सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। ओके, समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, इन दोनों को मिला के आपका बनता है P प्लस क्यू, पी सिस्टम और क्यू सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं SS सिस्टम, जहां पे क्या है आपको फिक्स ऑर्डर तो प्लेस करना ही करना है, बट आप पीरियोडिकली भी रिव्यू कर रहे हो। फिक्स ऑर्डर के साथ साथ जो आप फिक्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है उसमें आप ऐड कर दे रहे हो, दैट इज पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। दैट बिकम्स इक्वल्स टू SS सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं SS सिस्टम, जहाँ पे आपका P और Q दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं, बट ज़्यादातर आपका जो है इसी को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज Q सिस्टम। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज इन्वेंट्री मॉडल पे। हम लोग अगला जो टॉपिक है हम लोग इसको देखेंगे, दैट इज इन्वेंट्री मॉडल। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए, अभी तक आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। इसको हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में। ओके।